हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ यस्टरडे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए जो है अब हम सीटेट पढ़ना शुरू करते हैं। ये सीटेट का जो है पहला लेक्चर है। इससे पहले जो है हमने सीटेट की पूरी स्ट्रेटजी बता दिया है कि हमको कैसे पढ़ना है, किस डे में पढ़ना है और हमारा क्या डायरेक्शन होगा। ठीक है, और हमने वो भी बता दिया है कि अगर आप जो है आपके पास समय अभाव है और आप लगता है आप अपने आप से कर सकते हैं, तब उसका भी मेथड इसके पहले वाले वीडियो में बता दी। आप उसको वहां से देख करके आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इधर हमारे साथ साथ पढ़ेंगे तो यहाँ से पास होने की आपकी पूरी पूरी 100% समझिए पूरी चांस है कि आप यहाँ से अच्छे नंबरों से आप सीटेट पास करेंगे। ठीक है, चलिए जो अब हम शुरू करते हैं। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे आते हैं हम अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो जैसे हमने जो है इसमें जो टॉपिक में आपको हम लिखवाए थे, इसमें पहले ही टॉपिक लिखवाए थे व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस। तो उसी क्रम में आप अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहला टॉपिक क्या हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें कहने मतलब वैयक्तिक भिन्नता कहे या व्यक्ति की भिन्नता कहे, ठीक है, ये सब चीजें एक ही होती है। इसीलिए कहते हैं कि इसका इंग्लिश वर्जन जरूर ध्यान दिया करें। इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति की ये बात कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, डिफरेंस मतलब इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे से भिन्न है, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे एक माता पिता के ही एक संतान हो, वो और एक समय एक साथ अगर एक ही दिन पैदा होते हैं, तभी उनमें जो है भिन्नताएं होती हैं। शारीरिक भिन्नताएं हो सकती हैं, शारीरिक भिन्नताएं से हो सकती है, लेकिन मानसिक भिन्नताएं हो सकती हैं, उनकी सोच हो सकती है, होती बुद्धि हो सकती, भिन्नता हो सकती है, व्यक्तित्व में विभिन्नताएं हो सकती है। कई बहुत सारे एंगल ऐसी होती हैं कि जहां उनको व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, अब इससे पहले हम समझते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं होती क्या है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं से कहने मतलब हमने शब्द को आपको बता दिया। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं आप ये कहेंगे कि जितने भी इस संसार में जितने भी यहाँ तक पशु पक्षी भी अगर आप ले लीजिए, पशु पक्षी तो हमको पढ़ना नहीं है कि वो आपको साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मानव वाला पढ़ना है। तो मानव की बात करेंगे स्पेशली, तो यही कहने का सेंस है कि संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान है, चाहे बच्चा हो या कोई भी हो, तो सब जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए हर आदमी अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। ऊपर वाले जिसको भी जैसे भी नेचर ने बनाया है उसको एकदम सबको अलग अलग बनाया है। ठीक है, भले किसी शारीरिक बनावट अलग होगी, मानसिक रूप से अलग बनावट होगी, व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग होगी, जो है उनकी जो है जो सोचने विचारने का जो होगा वो जो है उनकी वो सब अलग अलग तरीके से वो होगा। ठीक है, तो इसी तरीके अब हम इसको देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं आती का। हालांकि व्यक्तिगत भिन्नता की जो है अवधारणा जो है जो कॉन्सेप्ट दिया था, इसको जो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे गाल्टन, तो गाल्टन महोदय ने इसकी जो अवधारणा जो है दिया। किसमें दिया है, उन्होंने एक किताब लिखा था, क्या, हेरिडेटरी जीनियस। हेरिडेटरी जीनियस में उन्होंने इस अवधारणा को विस्तृत रूप से व्याख्यात किया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको आपको ये सब चीज क्यों पढ़ा रहे हैं, पुस्तकों के नाम वगैरह इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अगर इसी वे में आप पढ़ रहे हैं तो इसको भी आप देखते चलिए जो है कि कल को अगर आप सुपर टेट वगैरह देंगे तो डायरेक्ट ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हेरिडेटरी जीनियस जो है किसकी किताब है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये चीजें आप समझिए। अब बाकी जो चीज हम आपको बता रहे हैं तो ये पूरा सीटेट ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा अब इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक, अब इससे पहले क्या होता था, तो इससे पहले क्या होता था कि जो क्लास में जो बच्चे होते थे उनको एक समान माना जाता था। उनको माना जाता था कि जितने भी बच्चे आते हैं क्लास में वो सब एक बराबर होते हैं, इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भिन्नताएं नहीं होती है। इसलिए आप पहले देखते होंगे कि जो हमारे एक पीढ़ी आगे चले जाइए, जिससे आप हमारे पिताजी के समय में होता था, तो उसमें क्या होता था कि अगर गुरुजी कोई भी सवाल या कुछ भी बताते थे तो वो ऐसा मान के चलते थे कि सारे बच्चों को आ गया है। अगर सारे बच्चों को आ गया है और जो बच्चे नहीं बता पाते थे तो गुरुजी मानते थे ये नालायक है, ये कमजोर है, गधा है, ये पढ़ता लिखता है ही नहीं, इसलिए कमजोर है। इसलिए उस समय खूब ज्यादा पिटाई होती थी और यही कारण होता था कि जो है उस समय जो है जो लिटरेसी रेट थी, जो विद्यालय में न पढ़ने वाले जो थे, जो अशिक्षिता का सबसे बड़ा कारण अगर माना जाएगा तो कहीं न कहीं व्यक्तिगत भिन्नता भी थी। क्योंकि उस समय जो मास्टर लोग होते थे इतना ज्यादा उनको ट्रेनिंग वगैरह होता नहीं था, प्रशिक्षण होता नहीं था और उनको साइकोलॉजी वगैरह पढ़ाया नहीं जाता था।
कि बच्चे जो हर हर उनके जो सीखने की जो मतलब नेचर होता है सब अलग अलग होता है। तो इस चीज को उनको पता नहीं होता था, तो इसी तरह में वो क्या करते थे, जब कोई चीज बताते नहीं आता था तो क्या करते, खूब मारते थे। इसीलिए आप देखते होंगे हमारे आपके जो पिताजी के एज के होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी मार के डर से जो है वो स्कूल जाते ही नहीं थे, मतलब वो छोड़ देते थे। और उन्हीं को वही वही लोग पढ़ पाते थे ज्यादातर। जो हमारा देखिए अपवाद हर जगह है, लेकिन इस पे हम नहीं नहीं जाएंगे। तो वही लोग ज्यादातर उस समय पढ़ पाते थे जिनके घर में ऑलरेडी कोई ना कोई पढ़ा लिखा होता था। वो जो क्या कर हेल्प कर देता था, यहाँ मास्टर बताया वहाँ हेल्प कर दिया तो उसको आ गया। जिसको आ गया तो मास्टर जब हो जाता था क्लास में, उसको लगता भाई जब इसको आ गया तो और बच्चों क्यों नहीं आया। तो इसी वजह से और बच्चों को पिटाई होती थी। तो ये इसी कारण जो है वो मतलब विद्यालय छोड़ करके वो लोग चले जाते थे। ठीक है, तो इसी क्रम में अब आप समझ गए, अगर आपके जिसके भी माता पिता करना पड़े हो, अगर इससे दौर से गुजरे समझ लीजिए इसका कारण क्या था, व्यक्ति भिन्नता भी कहीं ना कहीं इस कारण रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इससे पहले क्या था, बच्चों को जो है एक समान माना जाता था, हमने आपको बता दिया जो है। इससे पहले जो जो था कक्षा के जो बच्चे होते थे, क्लास में जो बच्चे होते थे, जो कक्षा के बच्चे होते थे, इनको एक समान माना जाता था। ठीक है, अब देखिए हम परिभाषा बताते हैं। परिभाषा के तरीके से आप देख लीजिए। तो इसमें क्या कहते हैं, पहली परिभाषा है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने समूह में शारीरिक और मानसिक रूप से जितना वो भिन्न होता है उसी को व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। अब आपको समझ नहीं आएगा, कोई व्यक्ति अपने शारीरिक मानसिक रूप से औसत रूप से जितना भिन्न होता है उसी को व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। इसका आप सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि जैसे क्लास में इंटरवल हुआ तो सारे बच्चे छुट्टी हो गया तो लंच किए, और लंच करने के बाद कुछ समय बचता है तो कुछ बच्चे कुछ खेल खेलता है, तो कोई जो है नहीं खेल खेलता। तो उसी में आप समझ लीजिए कि जो बच्चा खेल खेल रहा है और कुछ बच्चे होते हैं, एक आध दो बच्चा मान लीजिए खेल नहीं खेल रहा है, तो आप सोचो क्या है, लगभग सारे बच्चे खेल रहे हैं तो वो क्यों नहीं खेल रहा, तो इस आधार पर वो उससे भिन्न है। ठीक है, कि बहुत सबको खेल में रुचि ना हो, उसको एकांत में बैठना ही पसंद है, तो वही उसको क्या हो गया, वो औसत से वो अलग है, तो उसको क्या होता है, वो भिन्न है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। अब इसको निगेटिव भी समझ सकते हैं। जैसे क्लास में सारे बच्चे तेज तर्रार के हैं, और मतलब तेज मतलब जीनियस है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, और कुछ उसी में जो है मंद बुद्धि के बालक हैं, तो वो भी क्या है, व्यक्ति भिन्नता हो गए। ठीक है, हो सकता है ये भी कि क्लास में सारे बच्चे को मंद बुद्धि के सामान्य औसत दर्जे के बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे एक आध बच्चा ऐसा हो जो प्रतिभाशाली होगा, तो क्या होगा, वो भी जो है औसत से भिन्न हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो, क्या हो जाएगा, व्यक्ति भिन्नता से अलग हो जाएगा। ठीक, तो यही कहने की इसका मतलब है कि कोई भी अपने समूह में शारीरिक और मानसिक रूप से जितना भिन्न होता है उसी को हम औसत, उसको जो व्यक्ति भिन्नता कहती है। अब देखिए आपको यहाँ ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जेम्स ड्रेवर ने कहा, ठीक है, क्योंकि आप इसको निगलेक्ट यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको सुपर टेट या टेट जब देंगे तब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अकॉर्डिंग परिभाषा किसने दे। लेकिन आप यहाँ क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो परिभाषाएं दे रहे हैं, ये सब बता रहे हैं, ये सब सीटेट में जो है सीधे सीधे जो है बनता है क्वेश्चन। ठीक है, इनकी जो परिभाषा है ये कथन से बनता है, इसलिए कथन को हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं स्किनर महोदय। स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर महोदय कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य, व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य है कि जो है व्यक्ति का जो है जो व्यक्तित्व होता है उसका जो है जो प्रत्यक्ष मापन मूल्यांकन जो किया जा सकता है उसी को हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ठीक है, आप नहीं समझ होंगे तो स्किनर महोदय कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य है उस व्यक्तित्व से है कि जिसमें का हम प्रत्यक्ष मापन या मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति के उन पहलुओं से है जिनका प्रत्यक्ष मापन या मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यही जो क्वेश्चन बना था अभी आपको बताएंगे 2023 या 24 में है। अब हम देख रहे थे उसमें यही लिखा था कि व्यक्तिगत भिन्नता इसमें से क्या है, तो व्यक्तिगत भिन्नता से उसमें दिया था जिसका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। यही ऑप्शन, ये शायद 3rd या 4th ऑप्शन था और वही ऑप्शन जाके सही हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इस चीज को हमने देखा प्रीवियस। अभी पहले मत सोचना कि हम बहुत पहले पास मतलब कि ये तो हम एकदम पुराने वाला एकदम पूरा जितना PYQ है हमने इसको पूरा रिसर्च किए हैं और अभी कर रहे हैं। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन वो आता जाएगा हम इसमें मर्ज करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना है लेटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या व्यक्ति भिन्नता हो गया। ठीक, अब देखते हैं टाइलर महोदय क्या कहते हैं। टाइलर जो बहुत ब्रॉड भी देते हैं, वो क्या कहता है
व्यक्तिक भिन्नता से इनका तात्पर्य क्या है कि शरीर के रंग रूप आकार व्यक्तित्व रुचि क्षमता इत्यादि के आधार पर पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है उसी को व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसका अच्छा ट्रिक भी आप समझ लीजिए। जैसे टेलर महोदय हो गया, टेलर ये कैसे जाते हैं, हर रंग रूप के जाते हैं, हर रंग रूप आकार के जाएंगे, हर इंटरेस्ट वाले जाएंगे, रुचि आकार अलग अलग जाएंगे, तो क्या कहेंगे, वही व्यक्तिक भिन्नता होता है। ठीक है, अब आप यहाँ इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका भी आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इसका काम है। ठीक है, शरीर का रंग रूप आकार रुचि बुद्धि आदि के आधार पर पाई जाने वाली व्यक्ति भिन्नता को ही हम व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब देखते हैं इसका कारण क्या है, व्यक्ति भिन्नता का कारण क्या होता है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, वंशानुक्रम या हेरिडेटरी। क्या होता है वंश, तो जैसा कि पता है कि जो हमारा जो भी कोई बच्चा होता है वो जैसे भी होता है, बहुत सारी चीजें जो है उसको बाय बर्थ मिली होती है, उसी को जो हेरिडेटरी मतलब वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे और इसमें मुख्यतः देखा जाता है तो शारीरिक रंग रूप आकार जो है ज्यादातर जो है वो मतलब अपने माता पिता से ही वो पाता है। हालांकि ये भी एक सत्य है कि कुछ लोग ऐसा होता है कि किसी के माता पिता जो है गोरे होते हैं और जो उनके बच्चे काले हो जाते हैं, और लोग वहाँ क्या कहते हैं, उसको जो बच्चे को जो है शक की नजर से देखते हैं, भैया किसके जो माता पिता इतने अच्छे गोरे चिट्टे हैं तो ये जो है क्यों काला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कि आस पड़ोस का ऐसा कुछ इसमें योगदान आप नहीं समझना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई जब एक बालक होता है या एक बच्चा जब पैदा होता है तो पिता की तरफ के 7 पीढ़ी के लक्षण आते हैं उसमें, और माता की तरफ के 7 पीढ़ी के उसमें लक्षण आते हैं, और तब जाकर एक बच्चे में का मतलब जो निर्माण होता है उसमें वो गुण उसमें आते हैं। ठीक है, ये चीज है वंशानुक्रम से, तो इसलिए ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, अगर माता पिता से कुछ डिफरेंट होता है बालक या बच्चा तो उसको नहीं समझना चाहिए। ठीक, ये चीज हो गया, तो वंशानुक्रम हो गया। ठीक, तो ये चीज हो गया भाई, इसमें हम आप कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरा होता है वातावरण। वातावरण में क्या होता है कि बालक जैसा उसको वातावरण मिलेगा उसी वातावरण में ढल जाएगा। अगर बच्चा अमीर घर में हो पैदा होगा तो उसको जाहिर बात है कि उसको बहुत सारी फैसिलिटी जो है बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो उसको क्या होगा मतलब उसको एज मिल जाएगा, बढ़त मिल जाएगी बहुत चीजों का, तो उसका जो है जो शारीरिक और जो मानसिक, ठीक है, जो संवेगात्मक बौद्धिक जो विकास होगा उसको थोड़ा अच्छा लेवल होगा, अच्छा के बहुत अच्छा लेवल होगा। इसीलिए जो वाटसन महोदय ने क्या कहा था, आप हमें कोई एक बच्चा दे दीजिए, आप जो कहेंगे हम उसको वो बना देंगे। आप कहेंगे चोर, पुलिस, डाकू, वैज्ञानिक, वकील, मतलब जो भी आप कहेंगे हम उसको वो बना देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ वातावरण का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, अब ये समझिए, जैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क है। ठीक, अगर वही इलॉन मस्क जो है सोचो अफगानिस्तान में पैदा हुए होते तो आज क्या लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े जो है रईस होते, नहीं हो सकते थे। तो इसलिए जो वातावरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो अब देखते हैं, ये चीज हो गया, और क्या कारण है व्यक्ति भिन्नता के, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इसमें क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हम आप लोग हैं, जो भी आप हमारे कुछ शारीरिक बनावट आप देख रहे हैं, बालों का कलर या चेहरे का या हाइट का या वेट का जो भी होता है, इसमें जो है हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन किसी में ज्यादा स्रावित हो जाता है तो क्या ज्यादा भारी भरकम हो जाता है, कम होता है थोड़ा वो मतलब छोटे टाइप में रहता है वो। ठीक है, तो इसी में देखते हैं कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं कि कुछ हार्मोन्स पुरुषों वाले लड़कियों में चले जाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि लड़कियों में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ जम जाती है। ठीक है, तो उससे क्या तो भाई जो हार्मोन चेंज की वजह से होता है। और कुछ ये ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं कि लड़की वाले हार्मोन्स कुछ पुरुषों में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो फिर उनके दाढ़ी मूंछ उतना वो ठीक नहीं रहता। ठीक, तो यही कहने मतलब है, इसमें वो ज्यादा वो बात नहीं है। अब देखते हैं बुद्धि तथा आयु। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस और एज मतलब आयु, मतलब देखिए आपकी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, ठीक है, आपके बुद्धि का जो विकास होता है उससे धीरे धीरे वो भी जो है उसका भी विकास होता चला जाता है। ठीक है, तो हर एज में आपकी जो इंटरेस्ट होगा, जो बुद्धि होगी आपका, वो भी बदलती जाती है। ठीक, उसका भी क्योंकि विकास होता जाता है। ठीक, क्योंकि आपको हर चीजों को समझते हुए चले जाते हैं। अब देखते हैं आगे जो है जाति, प्रजाति या प्रदेश, ये भी बात बन सकते हैं। कोई भी इंसान जो होता है जो जिस जाति में पैदा हो जाता है, ऊंची जाति नीची जाति में पैदा होता है, तो उसी तरीके से उसका जो
जो शारीरिक और शारीरिक है, जो उसकी मानसिक होता है, जिसको जो मानसिक बौद्धिक संवेगात्मक जो या उसके जो विचार होते हैं वो उसी तरीके से उसके हो जाते हैं। ठीक है, कि हम उच्च कुल में पैदा हुए तो भैया हाँ हमें ये श्रेष्ठ है। ठीक है, हम ये ठीक, तो ये चीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कोई अगर धार्मिक घर में पैदा होगा तो ज्यादातर वो पूजा पाठ करने में, ज्यादा ईश्वर में मतलब विश्वास करने की ज्यादा वो मतलब चांस है कि वो करे। ठीक है, अगर वही कोई नास्तिक घराने में पैदा हो गया है तो ज्यादा कि वो ईश्वर को उतना ज्यादा तवज्जो न दे। ठीक, इसी कहने मतलब है कि जिस जाति में पैदा हो गया, जिस प्रजाति में पैदा, प्रजाति से है मतलब है जैसे कोई जैसे हम आप लोग क्या है यूरोप वाले हैं, तो यूरोप वालों का जो कलर होता है गेहुआ रंग का होता है। ठीक है, और जो अफ्रीका महाद्वीप में है उनका ज्यादातर काले रंग के होते हैं। ठीक है, तो प्रजाति भिन्नता पाई जाती है। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं जैसे चाइना हो गया। ठीक है, तो चीन वगैरह में जो होता है तो वहां पे जो लोग देखिए उनकी प्रजाति अलग अलग, वो छोटे कद के होते हैं, आंखें धंसी होती है, बाल उनके खड़े होते हैं। तो इस तरीके से इस जो यूरोप वाले होते हैं ठंडे प्रदेश वाले होते हैं तो उनकी जो है त्वचा क्या होती है एकदम गोरी होते हैं। तो इसलिए जो है ये क्या है प्रजाति भिन्नता है। ठीक है, अब जो होता है कि प्रदेश, प्रदेश का मतलब है अगर कोई कोई गर्म जलवायु वाले प्रदेश में पैदा होगा तो जाहिर बात है वो उसका रंग उसी आकार में होगा। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे एशिया की जलवायु क्या है गर्म है, तो यहाँ के लोग जो गर्म क्या है मतलब न तो बहुत ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडी, हम लोग जो है मिक्स वाले, इसलिए हमारे यहाँ जो लोग हैं एशिया में ना तो ज्यादा काले हैं ना ही गोरे हैं, तो मतलब दोनों मिक्स हैं। वहीं जो यूरोप में चले जाओ तो वो एकदम उत्तरी मतलब ध्रुव के नजदीक है तो वहाँ लोग एकदम गोरे हैं, और वही जो अफ्रीका में चले जाओ एकदम विषुवत रेखा के एकदम पास में, तो इसलिए लोग वहाँ एकदम ब्लैक डायमंड की तरह चमकते रहते हैं। ठीक है, वहाँ शीशा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये चीज हो गया लिंग भेद। ठीक, लिंग भेद कहने मतलब है स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष क्या होता है भाई, स्त्री पुरुष में भी व्यक्ति भिन्नता होती है कि उनकी शारीरिक बनावट अलग होती है। इस तरह से उसके जो मानसिक बनाव मतलब मानसिक जो इंटरेस्ट होता है इस ग्रुप में भी उनका अलग होता है, विचार मतलब उनका विकास होता है। तो इसमें भी स्त्री पुरुष में भी जो व्यक्ति भिन्नता होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए लड़कियों का इंटरेस्ट अलग होगा, लड़कों का इंटरेस्ट अलग होगा, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं। अब देखिए अब व्यक्ति भिन्नता का अगर आएगा कभी ऑप्शन में, कई बहुत बार पूछा है कि व्यक्ति भिन्नता का सबसे मुख्य मतलब मेन कारण क्या है, तो उसमें जो ऑप्शन कभी भी ऑप्शन चाहे सी में लिखा रहता है वंशानुक्रम और अंतःक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो व्यक्ति भिन्नता जो होती है इसको जो सबसे अच्छा सबसे सुपर रीजन अगर आप जानेंगे आप मानिए तो ये होता है कि जो कोई व्यक्ति भिन्नता होती है तो वंशानुक्रम जो माता पिता से मिला होता है और जो उसके वातावरण कहने मतलब है जैसे जैसे उसका परिवार होगा, ठीक उसके पास पड़ोसी हो गए, जिससे वो देश प्रदेश में पैदा हुआ, जैसे वो जिस तरह के स्कूल में वो पढ़ा लिखा। ठीक है, तो उसका सब असर जो होता है वो बच्चे पे वो पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए कोई भी इंसान जैसा भी हो वो खुद का अपना कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी बालक हो कोई भी इंसान हो अपना उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। उसको जिस तरह का एनवायरनमेंट मिला, जिस तरह उसको परिवार मिला, उसी तरीके से जिस तरह से उसको टीचर मिले उसी तरीके से वो हो जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई अच्छे जगह पे है तो उसको इतराने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे, क्यों तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, तुमको इस तरह परिवार अच्छा माहौल मिला, उस तरह तुम्हारी फैसिलिटी मिली, इसलिए तुम ऐसे हो गए। ठीक है, और जिसको नहीं होता तो कुछ लोग उसको अपनी तरह से उसको जो है बढ़िया करने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये चीज हो गया। अब होता है रोग और चोट। देखिए रोग और चोट जो होता है इसी वातावरण में आ जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा हम भी डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बेचारे को रोग हो गया, कोई जन्मजात रोग हो गया। ठीक है, या किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंटल हो गया, तो क्या होगा फिर उसको भी में भी जो है अलग ही उसका व्यक्ति भिन्नता हो गया। ठीक, इस कहने मतलब अब देखते हैं व्यक्ति भिन्नता का शैक्षणिक महत्व क्या है। ठीक है, क्योंकि हम ये जो भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ये क्या है शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि शिक्षा में क्या योगदान है, कुछ न कुछ योगदान है तभी तो पढ़ रहे हैं इसको। क्योंकि इससे पहले कि हम बता दिए थे कि इससे पहले जो है व्यक्ति भिन्नता जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता था, इसलिए स्कूल में जो मास्टर जी एक ही छड़ी से आते थे पढ़ाते थे, अगर जो पढ़ता था ठीक है, जो नहीं पढ़ पाता जिसको नहीं आता था उसको बल्ब उसको पिटाई करते थे। और क्या होता था उससे बहुत ज्यादा लोग क्या करते थे डर के भाग जाते थे, पढ़ने नहीं आते थे। और इस वजह से अपने यहाँ को ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे और इसके मार के वजह से और लोग भी नहीं पढ़ते थे। इसीलिए जो है इस पे अब बताइए ये सब चीजें यूरोप में बहुत पहले से ये काम वहां से मतलब हो गया था। इसलिए देखो वहाँ यूरोप में कितने ज्यादातर लोग मतलब
पढ़े लिखे खूब खूब कितने आगे बढ़े। हमारे यहाँ क्या है अभी ये तो समझिए क्या, अब ये साइकोलॉजी महत्व जो है शिक्षा प्रशिक्षण आप ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा नहीं, 20 साल से ही अपने यहाँ ये समझिए शुरुआत हुआ है। नहीं इससे पहले अपने यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होता था बहुत ज्यादा जो अच्छे अच्छे जो कॉलेज होते थे, जो कॉन्वेंट स्कूल होते थे, वहाँ के टीचर एकदम वेल एजुकेटेड होते थे। बाकी सरकारी में हमको तो पता है कि जहाँ हम पढ़े थे, हमारे जो मास्टर जी पढ़ाए रहे थे, सरकारी में हम भी पढ़े थे, तो शायद वो बताते हैं क्लास शायद हम 10वीं की या 8वीं वो किए थे तभी वो मास्टर बन गए थे प्राइमरी के। ठीक है, अब सोचो 8वीं और 10वीं में अगर कोई मास्टर बन जा रहा है सरकारी या कोई कोई प्राइवेट हो, अगर उसको साइकोलॉजी नॉलेज नहीं होगा तो किस वे में पढ़ाएगा वो, वैसे पढ़ाएगा डंडे वाली नहीं। तो बच्चा को आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत तेज है, बहुत ब्रिलियंट है, नहीं आ रहा है तो भैया मारो उसको, एकदम गधा है, नालायक है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजों को साइकोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक लोग थे इसको अध्ययन किए। ठीक है, बच्चे के हर एंगल को समझा जो है। ठीक है, तो इस आप जब समझे तो उन्होंने ये सब चीजें को उन्होंने बातें पाया जो है, तो इस हिसाब से उसका कुछ जो महत्व है। तो अब देखते हैं वो शिक्षा में क्या महत्व आता है। देख पहले क्या था कक्षा का वर्गीकरण करने में। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो है पता लगा कि एक क्लास में 150-200 बच्चे पढ़ मतलब बैठ गए, उसी में क्या मास्टर जी आए, बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दिए, आगे वाले को 50-60 बच्चों को दिख रहा, पीछे वाले को सही दिख ही नहीं रहा, और देखना छोड़िए सुनाई भी नहीं दे रहा है उनको। हाँ, और इतना भी उस माइक भी नहीं होता था क्योंकि इतना तेज माइक बोला को सुनाई दिया, पतला आगे वाले भी पढ़ लिए और पीछे वाले बेचारे कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, व्यक्तिगत भिन्नता के मद्देनजर जो है कि कक्षा को वर्गीकरण कर दिया। अगर कक्षा में बहुत ज्यादा स्टूडेंट है तो उनको सेक्शन में बांट दीजिए, ABCD EF सेक्शन में बांट दीजिए, और हर सेक्शन में आप मैक्सिमम जो है 40-45 बच्चों को रखिए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं कक्षा के आकार का निर्धारण करने में। ठीक है, ये तो आप वर्गीकरण कर दिए भैया ABCD में, अब उसमें जो ABCD में कितने कितने बच्चे होंगे उसका भी तो क्राइटेरिया आप डिसाइड करोगे। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि एक अच्छे जो क्लास में होनी चाहिए बढ़िया से, आप समझिए कि आप उसमें 20 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है अगला गृह कार्य देने में। देखिए अगर 20-25 बच्चे होंगे तो आप हर बच्चे को गृह कार्य दे मतलब अच्छे दे सकते हैं। हालांकि आज भी आप देखेंगे जो है बहुत विद्यालय में बच्चे को जो बस ऐसे इतना तेजी से स्पीड से लिख कर वो दे देंगे कि मतलब जैसे का बनाता ऐसे करके, जैसे का बनाना हुआ तो ऐसे कर ऐसे कर देंगे, मतलब हालांकि तो अच्छा बना दिए लेकिन वो ऐसे कर दिए का बन गया, या ये ऐसे ऐसे करके खा बन गया, गा गमला बन गया, ऐसे कर देंगे। अब बताओ वाला बच्चा होगा कोई तो ऐसे ऐसे का बनाना सीखेगा वो, हाँ ऐसे ऐसे का बनाना सीखेगा। और जब आप शिकायत करने तो कहेंगे भैया इतने ज्यादा बच्चे हैं, हम आपको एक लोगों को गृह कार्य थोड़ी ना दे पाएंगे, अगर एक एक गृह कार्य देंगे तो इतना समय हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये जब समय नहीं हो पाएगा आपको गृह कार्य देने में, तो आप क्या करिए अपनी क्लास को छोटा रखिए, एक ही क्लास में 20-25 बच्चे को रखिए, इससे ज्यादा मत रखिए, ताकि हर बच्चे को बराबर समय दे सके और हर बच्चे का अच्छे से विकास हो सके। ठीक, तो ये हो गया गृह कार्य देने में मदद मिलेगी। शिक्षण विधि को अपनाने में, ठीक है, व्यक्ति भिन्नता ऐसी चीजें होती है कि क्लास में आपको जो है समावेशी शिक्षा के तहत आपको सारे बच्चों को आपको साथ लेकर चलना होता है। उसमें क्या होता है, कोई बालक तेज होगा, कोई धीमा होगा, कोई मध्यम होगा, कोई बहुत तेज होगा, कोई बहुत ज्यादा निचला मतलब पिछड़ा होगा, तो हर बच्चे को आपको लेकर चलना है। तो इसीलिए जो शिक्षण विधि अपनाई जाती है हर बच्चे को ध्यान में रख करके जो है वो बनाई जाती है शिक्षण विधि अपनाने में। ठीक है, ताकि इस कक्षा में क्या हो सके, कक्षा में समावेशी विकास हो सके। ठीक है, समावेशी कहने मतलब है, देखिए समावेशी बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, चाहे आप उसको शिक्षा के क्षेत्र में लगाइए, बैंक के क्षेत्र में लगाइए, आप उसको जो है किसी भी क्षेत्र में आप इंटरनेट के क्षेत्र में लगाइए, किसी भी क्षेत्र में आप लगाइए। इसका मतलब होता है कि निचले स्तर से लेकर के एकदम जो अंतिम पायदान पर कोई लोग इंसान है वहां तक कोई चीज पहुंचे, उसी को कहते हैं समावेशी। ठीक है, समावेशी शिक्षा में अपन को मान लीजिए। ठीक है, क्या समावेशी, ठीक है, समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने में। अब क्या हुआ पाठ्यक्रम के निर्माण में। अब क्या होता है पाठ्यक्रम निर्माण आप तभी करेंगे भैया आप जब आपको अच्छी साइकोलॉजी की नॉलेज होगा, तब इसका आप समझेंगे प्राइमरी का सिलेबस क्या होना चाहिए। ठीक है, 6 से मतलब 1 से 5 में सिलेबस क्या रखना चाहिए हमको, 6 से 8 में क्या सिलेबस रखना चाहिए, फिर 9-10 में क्या सिलेबस होना चाहिए, फिर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन,
कि पीजी या पीएचडी में कैसा होगा। तो जब आपको अच्छे साइकोलॉजी का ज्ञान होगा तभी जो आप अच्छे से पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। नहीं तो पता लगा क्लास एक में है, मतलब एलकेजी में आप उसको गुणा भाग बता रहे हैं उसको, तो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में उसको मदद मिलेगी। अब क्या होगा, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा देना। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि मतलब लड़के लड़की को मतलब वो उनके हिसाब से, जो उनके रुचि से के अनुसार उनको शिक्षा दिया जाना चाहिए। ठीक है, कहने मतलब ये है। ठीक, तो जैसे होता है लिंग भेद, मतलब जैसे लड़कियां हो गई उनको ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा इंडोर वाला जो गेम होता है उनको ज्यादा पसंद होता है, जैसे कताई बुनाई करना। ठीक है, तो ये सब इंडोर गेम में पसंद होता है, लेकिन पुरुष जो होते हैं उनको आउटडोर गेम वाला पसंद होता है। तो इस हिसाब से उनको इसकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखते हुए भी उनको शिक्षा मुहैया कराई दी जाती है। अब उसको निर्देशन देने में, निर्देशन परामर्श हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या होता है, जब आपको अच्छे से व्यक्तिगत भिन्नता पता रहेगा, हर बच्चे अलग अलग टाइप से सीखते हैं, अलग अलग उनकी जो है रुचि होती है, शारीरिक आर्थिक मानसिक बनावट हर तरह से अलग अलग होते हैं। तो आप उनको उसी वे में उनको अच्छे से निर्देशन देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक बच्चा आया, पता लगा जो है उसको 2 और गुणे जो है 5 करना सीख गया 10। ठीक है, तो आप इसको आप मत समझिए कि सारे बच्चों को जो है गुणा करना आ गया है, और आप कहते हैं सभी लोग जो है गुणा करना सीख गए, आप गुणा छोड़िए, अब हम आपको भाग बताते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको निर्देशक देना है तो सबको साथ में लेकर चलना है, सबको अलग अलग डायरेक्शन में आपको, ठीक है, देना है। ठीक है सबको। अब देखते हैं, अब ये हो गया। अब देखते हैं इसके आगे जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित कुछ प्रविधियां हैं। ठीक है, कुछ जो है जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने कुछ जो है अपनी विधियों का इजाद किया था, और उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जिनमें सबसे पहली जो विधि है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट विधि है, इसको कहते हैं डाल्टन प्रणाली। ठीक है, डाल्टन प्रणाली, इसको क्या कहते हैं, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, इसको देखो, डाल्टन प्रणाली आप जानते रहिए। बाकी मिस हेलन पार्कहर्स्ट अगर सीटेट में नहीं आप जानते तभी कोई आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत मतलब यहाँ इसलिए मतलब नहीं होगा, मतलब आप जानते रहेंगे इसलिए आपको फायदेमंद होगा, क्योंकि जो हम आपको सकारात्मक शब्द बताए थे वो सारे शब्द इसी में आएंगे, क्योंकि ये सारी जो विधियां हम बता रहे हैं ये सब जो है बाल केंद्रित है। ठीक है, जो बच्चे को केंद्र बिंदु में रख करके सारी विधियां बनाई गई हैं, इसलिए जो है इसको जानना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, क्या डाल्टन प्रणाली, इसमें क्या कहता है, इसमें जो बच्चा होता है उसको कोई भी कार्य अगर देना होता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं होता है कि आप उसको अपनी मतलब टीचर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करे, अपनी जो है क्षमता का करे, अपनी रुचि का वो प्रदर्शन करे, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। इसको क्या कैसे करना चाहिए, उसको में कहा गया है कि इसमें जो है, इसमें बच्चे का जो है अपनी रुचि क्षमता योग्यता, मतलब इसमें बच्चे को अपनी रुचि योग्यता क्षमता के अनुसार जो है वो किसी भी कार्य को करने के लिए वो स्वतंत्र होता है। यहाँ कार्य करने के स्वतंत्र होने का मतलब होता है विषय को पढ़ने के लिए वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, उसको किसी भी समय सारणी में नहीं बांधा जाता, और यहाँ तक कि अगर उसकी इच्छा होती है किसी विषय को चाहे तो दिन भर पढ़े। ठीक है, और किसी विषय को चाहे तो दिन भर पढ़े, और किसी विषय को अगर उसके मन नहीं है तो भैया ना ही पढ़े वो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, कार्य करने का ठेका उसको दे दिया जाता है। जैसे ठेका दे दिया जाता है तो क्या कहते हैं कि भैया हम आपको ये चीज ठेका दे रहे हैं और आप इतने दिन में हमारा काम हो जाना चाहिए। और आप चाहे तो अब मान लीजिए कोई घर बनाना किसी को, मान लीजिए 2 महीने का उसको समय दे दिया गया। ठीक है, और ठेका भी दे दिया गया। ठीक है, मान लीजिए 2 महीने के अंदर जो समय दिए हैं तो पता लगा कि वो 1 महीने काम ही ना लगाए, आप उसको नहीं कह सकते भाई हमारा काम क्यों नहीं शुरू कर। तो वो आपसे कह सकता है हम आपसे ठेका लिए ना, 2 महीने के अंदर करके दिखाएंगे, हम चाहे 2 महीने के लास्ट दिन वाले ही शुरू करके आपको दें, लेकिन आप उसी दिन करके देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि बच्चे को अपनी योग्यता रुचि क्षमता बुद्धि इत्यादि के आधार पर जो है उसको कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र होता है, उसको किसी समय सारणी में नहीं बांधा जाता है, और उसको बच्चा चाहे तो किसी भी कार्य को दिन भर पढ़ सकता है, मतलब किसी भी विषय को दिन भर पढ़ सकता है, या चाहे तो कुछ दिनों के लिए 2 4 5 दिन के लिए वो ना पढ़े। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कार्य करने को उसको ठेका दे दिया जाता है। ठेका देने से इसकी मुख्य विशेषता है, इसकी जो होता है मुख्य विशेषता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये क्या है,
सकारात्मक शब्द में अंतर आ गया है ना, बाल केंद्रित पूरे ये है ना, तो इसका कार्य करने का ठेका दे दिया जाता है। जैसे यूनिट 1 2 3 हो गया, आप उसको 3 यूनिट कंप्लीट करने के लिए दिए और कहा बोले 10 दिन में आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब 10 दिन कंप्लीट हो जाने का मतलब है कि चाहे वो 7 दिन ना ही पढ़े, ठीक 3 ही दिन में कंप्लीट कर ले, या हो सकता है कि 10 दिन बढ़िया कंटिन्यू में चले, एक नियमित चले, ठीक। इसीलिए कहा गया है डाल्टन प्रणाली, ठीक। ये चीज हो गया, अब समझ में नहीं आप और सिंपल समझना चाहे, जिसमें बालक की जो है रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, बुद्धि इत्यादि के आधार पर उसको कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र होता है। उसको किसी भी समय सारणी में नहीं बांधा जाता है। बालक चाहे तो एक कार्य को या एक विषय को दिन भर पढ़े, या चाहे तो 2-4 दिन ना ही पढ़े, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है इसको जो कार्य करने का ठेका दे दिया, ठेका इन सेंस है जैसे इसको 10 चैप्टर याद करने हो, 10 यूनिट याद करने हुआ, तो उसको ठेका दे दिया जाता है भाई आपको 10 दिन में जो है 10 यूनिट या 10 चैप्टर आपको याद करना है, आपको सुनाना है, ठीक है। अब उसकी जिम्मेदारी है, चाहे तो रोज एक एक दिन में एक चैप्टर याद करे और बढ़िया 10वें दिन में पूरा तैयार करके सुना दे, चाहे तो 5 दिन आराम करे, 5 दिन में ही जो है वो 2-2 चैप्टर तैयार कर ले, ठीक। यही करने को समझते, ठीक। इसीलिए कहा हमने कि ठेका दे दिया जाता है। डा से डाल्टन, ठा से ठेका, डाल्टन ठेका हो गया, ठीक है। इसका ट्रिक आप समझ सकते हैं, ठीक। ये चीज अब देखते हैं वेनेटिका प्रणाली। वेनेटिका प्रणाली मतलब कार्लटन बासबर्न, ठीक है। इसको याद करना चाहेंगे तो क्या है, यहाँ भी वाह है, यहाँ भी वाह है, ठीक है। तो वेनेटिका प्रणाली कौन है, वही मतलब कार्लटन बासबर्न, इन्होंने दिया। इन्होंने क्या कहा भैया, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें ऊपर वाले को ही कॉपी किया, ठीक है। ये क्या कहता है, इसमें बच्चे क्या होता है, बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमता, बुद्धि, ठीक है, रुचि, योग्यता, क्षमता, बुद्धि आदि के आधार पर कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। उसको भी यहाँ भी किसी समय सारणी में नहीं बांधा जाता। इसको क्या होता है, इसमें जो कार्य जो होते हैं, इसके कार्य को जो है छोटे छोटे भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। यूनिट 1 2 3 4 ऐसे करके इसको इसके कार्य को यूनिट में बांट दिया जाता है। और जो होता है बालक जो है, इसमें जो है बालक एक यूनिट को पढ़ता है, ठीक। जब एक यूनिट को पढ़ेगा तो उसको लगेगा हमको तैयार हो गया। जब उसको तैयार हो जाएगा तो क्या कर, अपना मूल्यांकन करेगा। जब अपना मूल्यांकन करेगा तो खुद से क्वेश्चन करेगा, खुद से क्वेश्चन करेगा, और जब उसको लगेगा हमने जो आंसर दे दिया तो उसको क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, ठीक है। पुनर्बलन मिलेगा या रिफोर्समेंट मिलेगा उसको, ठीक है। जब वही इसको ठीक है, जब उसको पुनः मिलेगा, सही उत्तर दे देगा, तो क्या उसको फिर अगला यूनिट आ जाएगा, खुद तो अगला यूनिट तैयार करने शुरू कर देगा। लेकिन जहाँ पे वहीं पे जब उसको मतलब वो मतलब अपना मूल्यांकन करते समय अगर पता लगा वो अपना आंसर नहीं दे पा रहा है, तो उसको क्या करेगा, फिर से उस चैप्टर को जाकर पढ़ेगा, और फिर जब वो सही मतलब आंसर दे देगा तो फिर जब अगले वाले यूनिट में जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या सेंस है, इसमें मेन बात जो है, इसमें बालक का ईमानदार होना आवश्यक है, ठीक है। इसमें बालक का ईमानदार होना आवश्यक है, ठीक है। जैसे आप लोग ईमानदारी से अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे ईमानदार होना आवश्यक है, ठीक है। अगर हम आपको ऐसे बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप भी इस ईमानदारी से आप लगे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। आपका भी निश्चित रूप से ईमानदारी से रिजल्ट होगा, ठीक। ये चीज इसमें कह रहा है। और जो सर में समझाना चाहे तो आप बता दें, यदि बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता आदि के आधार पर वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। उसको भी किसी समय सारणी में नहीं बांधा जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या होता है, कार्य को जो छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जैसे यूनिट 1 2 3 4 ऐसे बांट दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक यूनिट को पढ़ता है, फिर अपना मूल्यांकन करता है। जब उसको मूल्यांकन में उसको सही मतलब उसको लगता है हमने सही कर लिया, तो उसको जो है फिर अगले नेक्स्ट यूनिट में जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मतलब वो पूरा अपना कार्य कंप्लीट करता है। तो इसमें क्या होता है, बालक को क्या होना चाहिए, ईमानदार होना आवश्यक है, एकदम ऑनेस्टी होना चाहिए, ठीक है उसको। अब अगली होती है अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली। इसको किसने दिया था, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड इसको किसने दिया था, अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली, स्किनर। इसको जो है टीटी में खूब पूछा है, अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली जो सीटेट में टेट में खूब पूछा है। यहाँ जो है पूछेगा नहीं, ये कौन क्या दिया है, लेकिन इनके जो है ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये देगा, ठीक। इसमें क्या है, ये भी सेम उसी तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस सेंस मतलब है, ये कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, ये सब ऑफलाइन है,
ये क्या ऑनलाइन, जैसे हम आपको ऑनलाइन बता रहे हैं इसी प्रकार से है इसमें। इसमें क्या है कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें जो प्रोग्राम को, इसमें क्या होता है, इसमें जो पाठ्यक्रम होता है वहाँ छोटे छोटे यूनिट में बांट रहे थे, छोटे छोटे भागों में बांट रहे थे। अगर छोटे छोटे यूनिट भाग न करके क्या कहेंगे आप, प्रोग्राम कहेंगे। जिसे कहते हैं पाठ्यक्रम को यहाँ भी बालक जो छोटे छोटे प्रोग्राम में बांटता है, 1 2 3 4 5 ऐसे वो बांटता है। ठीक, तो क्या करता है कि एक प्रोग्राम को क्या करेगा, एक प्रोग्राम को वो पढ़ेगा। जब एक प्रोग्राम को पढ़ेगा, ठीक है, एक प्रोग्राम को पढ़ेगा तो फिर आंसर देगा। ठीक है, आंसर देगा। जब आंसर वो सही दे देगा तो उसको पुनर्बलन मिलेगा। जब पुनर्बलन मिलेगा तो उसकी स्क्रीन पे लिख जाएगा, स्क्रीन पर जो है यू आर राइट। ठीक है, यू आर राइट। जब उसको यू आर राइट मिलेगा तो उसको पुनर्बलन मिल गया। तो फिर क्या करें, इस हिसाब से वो अगले ये प्रोग्राम को पढ़ना शुरू करेगा। जब वो हो सकता है कि उसको पुनर्मूल्यांकन करे और उसको पता लगे कि हम सही जवाब नहीं दे पाए तो क्या मिलेगा, पृष्ठ पोषण मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, भैया पीछे चल तो फिर से पढ़। तो फिर से पढ़ेगा तो उसको पता लगेगा, दोबारा रिवाइज मारेगा और फिर से आंसर उसका करेगा, मतलब दोबारा आंसर देना शुरू कर देगा। जब उसको लगेगा हमने कोई आंसर दे लिया तो फिर वो जो अगला जो प्रोग्राम पढ़ना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से इसमें ये होता है। ठीक, इसलिए इसको क्या, इस किस पर आधारित है, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या मतलब होता है, जैसे कबूतर होता है, कबूतर जितना टोट मारता है उतने दाना गिरता है। ठीक, दाना गिरता है, ठीक, तो वो दाना खाता है। ठीक, तो वो इसी प्रकार से होता है, जितना बार वो चुनेगा उतनी बार वो दाना गिरेगा। ठीक है, इसे ठीक है, वहां पे लाइट जलती था तब दाना गिरता था, तो इस तरीके से वो चीज है। ठीक, चलिए जो है अब देखते हैं उसके आगे। ठीक, 1 मिनट।